हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है एसेंट ऑफ सेफ, रसारोहण, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रसारोहण। चलिए देखते हैं कि क्या होता है भाई रसारोहण। जैसे कि आप देख रहे होंगे, रसारोहण नाम से स्पष्ट हो रहा है रसारोहण। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो भाग से मिलकर बनता है, क्या हो गया, एक हो गया आपका रस और दूसरा हो गया क्या, आरोहण। अब यहाँ पे रस वर्ड से हमारा क्या तात्पर्य है भाई, रस वर्ड से यहाँ पे हम रस किससे ले सकते हैं, वाटर, क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी में प्लांट, तो प्लांट किससे ले सकते हैं, वाटर। आरोहण मतलब होता है चढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, मतलब कि जल का आगे की ओर बढ़ना ही क्या कहा जाता है, रसारोहण कहलाता है। मैंने भी आपको एक सामान्य शब्दों में बताया कि जल का जो है आगे की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। अब भाई आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, चाहे वो कितने भी ऊंची प्लांट्स क्यों ना हो, सभी में क्या होता है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, जो नीचे वाला भाग होता है क्या होता है, जड़ होता है, ठीक है ना। जड़ में सॉइल होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है जड़, और ये जो जड़ जो होते हैं इन जल को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करता है भाई, जड़। अब जड़ में एक होता है जल को ले जाने के लिए होता है क्या, एक वर्ड मैं अभी बता देता हूँ, याद रखिएगा, जाइलम। तो जाइलम की सहायता से क्या होता है, इस जल को क्या करता है, पौधों के अन्य भागों तक, पौधों के अन्य भागों तक, चाहे वो आपके लीफ हो, स्टेम हो, फ्लावर हो, प्लांट के अदर भाग तक, सभी भागों तक क्या होता है, वो पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब वाटर के साथ साथ क्या जितने भी अवशोषित पदार्थ होते हैं सबको क्या किया जाता है, पौधों तक या शाखाओं तक, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि पत्तियों में जाने के फलस्वरूप जो जल जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या हो जाती है, वह बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ भाग बचता है, वह क्या होता है, जैविक क्रिया में काम करती है। तो हमको ये क्या पता चला कि भाई किसकी सहायता से, जड़ जो होता है, जो जड़ जो होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के क्या है, विपरीत, तो क्या हो जाएगा, वह निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्या हो जाएगा, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, मतलब कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती की सहायता से क्या होता है, जड़ के विपरीत पौधों के अन्य भाग जैसे कि तना और पत्तियों तक जल जो है आगे की ओर क्या होता है, मूवमेंट करता है। तो यही जो प्रक्रिया होगा वो क्या कहलाता है, आपका रसारोहण कहलाता है। इसके लिए एक कौन सहायक होता है, आपका जाइलम, कौन सहायक होता है, जाइलम। और जाइलम में आप सभी को पता है इसमें होता है में वेसल्स और क्या होता है आपका ट्रैकेट्स। तो इनकी सहायता से क्या किया जाता है, पौधों को क्या है, जल प्रोवाइड किया जाता है। आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, ज से होता है क्या, जल, और वैसे ही क्या होता है, जाइलम, अपन जाइलम बोलते हैं, तो इसका पहला भी वर्ड क्या आया, ज, तो ज से जल और ज से जाइलम। फ्लोएम मतलब फूड और फ्लोएम, फ से फूड और फ से फ्लोएम। तो याद रखना कि हमेशा जल को ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम, और फ्लोएम जो है का काम क्या रहेगा, फूड। फूड मतलब होता है भोजन, तो जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर इसको मैं पारिभाषिक शब्दों के रूप में कहूँ तो रसारोहण वह क्रिया है जिसके द्वारा क्या होगा, जाइलम के कौन, वेसल्स और ट्रैकिट्स या दोनों के माध्यम से कौन, पौधों के कौन, जड़ों के द्वारा अवशोषित क्या चीज़ को अवशोषित करेगा, जल व खनिज लवणों को क्या है, पृथ्वी के किसके विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधों के प्रत्येक भाग तक, यानी कि ऊंचाई तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो यही वाला जो भाग है क्या कहलाता है, या इसी भाग क्या कहा जाता है, रसारोहण कहते हैं। सॉरी, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं भाई पैथ ऑफ एसेंट ऑफ सेफ। हमको पता होना चाहिए कि कैसे जाएगा। तो क्या होता है कि जो पौधों में जड़ के द्वारा जो तो चले गया, तो जड़ से कहाँ जाएगा, जड़ से एब्जॉर्ब करने के बाद जाएगा क्या, वो एपिडर्मिस, कहाँ जाएगा वो, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से जाएगा कहाँ, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद कहाँ जाएगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद कहाँ जाएगा, वो पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल से होते हुए अंत में कहाँ पहुँच जाता है, वह जाइलम पहुँच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी क्या होती है, इसका पैथ होता है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि रसारोहण की प्रक्रिया जो होती है वो इस तरह से होती है, मतलब ये प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझाने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो भाई इसको समझाने के लिए क्या दिया गया है, 2 एक्सपेरिमेंट दिया गया मैंने बताया, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट है जिसको बोला जाता है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब वलयीकरण का प्रयोग। तो देखते हैं हम इसमें इस प्रयोग में क्या होता है। और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था क्या था, मेल पिगी था। उन्होंने 1671 में इस प्रयोग को किया था। उन्होंने क्या किया था, इस प्रक्रिया को करने के लिए, समझाने के लिए क्या किया था, 2 अलग अलग ए और बी, मतलब 2 अलग अलग प्लांट को लाया था। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, बीकर लिया। बीकर में क्या किया भाई, उसने जल को भर दिया। जल को जब उसमें भर दिया तो उसमें क्या किया, 2 प्लांट लिए। तो एक जो प्लांट था उसमें क्या हुआ था कि उसके जो बाहर वाला भाग, जिसको हम लोग छाल बोलते हैं, उस वाले भाग को क्या कर दिया उन्होंने, हटा दिया। मतलब इसलिए बोला जा रहा है ना, रिंग ऑफ बार्क रिमूव्ड, मतलब जिसके रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और जो दूसरा जो भाग था उसको क्या किया गया कि उसके बीचों बीच वाले भाग में क्या कर दिया गया, होल कर दिया गया। फिर उसको कुछ समय तक के रखा गया भाई। कुछ समय के बाद रखा गया तो देखा गया कि जो नंबर ए के जो ब्रांच थे जिसमें पत्तियां लगी थी, उनकी जो पत्तियां थी वो क्या थी, फ्रेश थी। और नंबर बी वाले थे उसमें क्या हो गया था, आपका फ्लोयम सॉरी आपकी जो पत्तियां थी वो क्या गई थी, मुरझा गई। तो इससे यह पता चला भाई, क्योंकि नंबर ए वाले जो था उस पर क्या किया गया था भाई, उसमें सिर्फ बाहर का भाग निकला था, जाइलम वाला भाग प्रेजेंट था। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि जो जाइलम की सहायता से पत्तियों तक क्या हो रहा था, जल पहुंच रहा था, जिसके कारण वो क्या थी, फ्रेश थी। दूसरे वाले में क्या हो रहा था कि उसमें जाइलम रिमूव्ड हो गया था। तो जाइलम सीधी सी बात है रिमूव्ड हो गया, जिसके कारण जल जो है ऊपर की ओर नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके कारण पत्तियां क्या हो गई, मुरझा गई। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ शेप, मतलब कि रसारोहण के सिद्धांत। रसारोहण की जो एक प्रक्रिया है ना, एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसको अभी तक के समझाने के लिए जितने भी साइंटिस्ट दिए हैं, मतलब अभी एक सर्वमान्य सिद्धांत अभी संभव नहीं हो पाया है। लेकिन क्या हुआ है कि समय समय पर जो वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो सिद्धांत दिए हैं उसके आधार पर देखें तो अभी तक के 3 थ्योरीज अपने पास अवेलेबल हैं। जिसमें से पहला थ्योरी है आपका क्या, वाइटल थ्योरी, जिसे कहा जाता है क्या, जयवाद। दूसरा है क्या, रूट प्रेशर थ्योरी, मतलब कि मूल दाब। और तीसरा है आपका क्या, फिजिकल थ्योरी, मतलब कि भौतिकवाद। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग क्या, वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी का मतलब ये होता है भाई कि इस बात के अंतर्गत क्या है कि उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है जो सिर्फ क्या होता है, जो जीवित कोशिकाओं में ही क्या होता है, संपन्न होता है। जैववाद मतलब कि जिसमें जीवित सेल्स के, लिविंग सेल के ही अंदर जो क्रिया होगी, उनके अंतर्गत जो प्रक्रिया होगी वो सब किसके अंतर्गत रखा गया है, वाइटल थ्योरी के अंतर्गत रखा गया है। तो अब इसके अंतर्गत भी कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो देखते हैं आगे, जो निम्नानुसार है। तो देखते हैं भाई, सर्वप्रथम जो गॉड लेवेस्की थे, साइंटिस्ट के नाम क्या है, गॉड लेवेस्की। 1884 ने सर्वप्रथम क्या किया था, रसारोहण को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का क्या नाम था, रिले पंप थ्योरी। क्या नाम था उस सिद्धांत का, रिले पंप थ्योरी। किसने दिया था, गॉड लेवेस्की ने। ठीक, अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है वो देखेंगे। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो जाइलम जो पेरेन्काइमा होता है वो, और मेडुलरी रेस, जाइलम पेरेन्काइमा एंड मेडुलरी रेस की जो लिविंग सेल जो होती है, तो लिविंग सेल के यानी कि जीवित कोशिकाओं के, किसके जीवित कोशिकाओं के, जाइलम पेरेन्काइमा और मेडुलरी रेस के जो जीवित जो कोशिकाएं होते हैं, उनका जो ओपी के कारण, ओपी मतलब क्या हो गया, परासरण दाब, जब उनके परासरण दाब में क्या होता है, जब लयबद्ध क्या होता है, उसमें चेंजेस होता है। देखिए क्या कह रहा है कि जो जाइलम पेरेन्काइमा और मेडुलरी जो रेज है, उनकी जो जीवित कोशिकाएं हैं ना, उसमें परासरण दाब की जो क्रिया होगी उसमें क्या होगा, रिदमिक क्या होगी, चेंजेस होगी, मतलब लयबद्ध चेंज होगा। किस में चेंज होगा बोल रहे हैं, परासरण दाब में। जब परासरण दाब में लयबद्ध परिवर्तन होगा तो सीधी सी बात है, जब लयबद्ध होगा तो उसमें कौन सा क्रिया होगी, उसमें पंपिंग एक्शन होगा, मतलब पंपिंग एक्शन होगा, मतलब उसमें पंपिंग की क्रिया होगी। तो जिसके कारण जब वो पंपिंग की क्रिया होगी, जिसके कारण जो वाटर जो होगा, मतलब कि जो जल होगा नीचे से, मतलब कि कहाँ की ओर, ऊपर की ओर क्या कर दिया जाएगा, ऊपरी भागों में क्या कर दिया जाएगा, उसको ढकेल दिया जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है भाई, गॉड लेवेस्की कह रहे हैं। इसलिए इसका क्या नाम है, रिले पंप थ्योरी। पंप करते हैं नहीं अपन, किसी भी चीज़ को पंप करते हैं, तो उसी तरह इसमें पंपिंग की क्रिया हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसके ओपी में क्या होती है, रिदमिक चेंजेस, यानी लयबद्ध क्या होता है, इसमें चेंज होता है। चलिए इसके आगे और उन्होंने बताया कि भाई
कि बहुत सारे क्या होते हैं, इनके अनुसार बताया कि जो कोशिकाओं जो होती हैं, जब कोशिकाओं का क्या बच जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि क्या हो गया आपका परासरण दाब जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो जाइलम के जो वेसल्स होते हैं ना, उसके अंदर जाइलम वेसल्स के जो जल जो होता है, जाइलम वेसल्स का जो जल होता है वो अंदर की ओर क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाती है। मतलब अंदर की ओर डिफ्यूज हो जाती है, मतलब अंदर की ओर आ जाती है, विसरित हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, उसका परासरणी दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसके फलस्वरूप जो जल है वह सेल के जाइलम के ऊपरी भागों में क्या कर दिया जाता है, उसको सीढ़ी के रूप में क्या कर दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। तो कहने का मतलब इसका पूरे का सार अगर हम यह निकालें कि भाई इसमें पंपिंग की क्रिया होगी, तो पूरा जो खेल होता है वह किसका होता है, परासरणीय दाब का होता है, जिसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। जिसके कारण चेंज होगा तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, उसमें पंपिंग होगा। सीधी सी बात, जब पंप होगा तो वाटर जो है जाइलम की सहायता से जो है ऊपरी भागों तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई आपका क्या, पहला थ्योरी क्या था आपका, गॉड-लेविस्की द्वारा दिया गया रिले पंप थ्योरी। तो इस सिद्धांत में भाई सीधी सी बात है, जब इस सिद्धांत को जब दिया गया तो उसके समर्थन भी हुआ है और कुछ समालोचना भी हुए हैं। तो इसको समर्थन देने वाले जो वैज्ञानिक जो थे उनका क्या नाम था, समर्थन देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, इन्होंने जेन्स नामक, इन्होंने क्या किया, गॉड-लेविस्की के सिद्धांत को समर्पित किया। तो इन्होंने क्या प्रदर्शित किया भाई, इन्होंने जब क्या किया, पौधों के जो है निचले भागों को क्या कर दिया, नष्ट कर देते हैं। जो पत्तियां होती है ना, प्लांट ये जो प्लांट है इसको क्या कर देते हैं, निचले वाले भाग को नष्ट कर देते हैं। फिर भी क्या होता है, इसके ऊपरी भागों में तक के क्या होता है, जीवित रहता है। मतलब कि वो क्यों जीवित रह रहा है, जेन्स का कहना था कि भाई जल जो है वह कहाँ की ओर जा रहा है, वह ऊपर की ओर जा रहा है। तो जिसके कारण ऊपर की, अगर नीचे के भाग अगर नष्ट हो भी गए हैं तो जल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, जिसके कारण ऊपर की ओर पत्तियाँ क्या रहेगी, जीवित रहती है। अब जो है क्रिटिसिज्म मतलब समालोचना, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ का अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। तो रिले पंप थ्योरी के लिए भाई जो वैज्ञानिक थे, स्ट्रॉसबर्गर, ओवरटन एंड मैकडूगल जो नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि रिले पंप थ्योरी जो है मान्य नहीं है। उनका ये भी कहना था, उनका क्या कहना था कि जो नॉन लिविंग जो सेल होते हैं वो भी क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं किसको, वाटर को। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि अगर कोई प्लांट है, अगर उस प्लांट अगर नष्ट हो गया है, किसी प्रकार के जो विष है, जैसे कि उसको अगर पिक्रिक एसिड से क्या हो जाते हैं, उसमें डाल देने के फलस्वरूप वो क्या हो जाता है, प्लांट पूरी तरह से मृत्यु हो जाती है, डैमेज हो जाता है। फिर भी ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जल का स्थानांतरण ऊपर की ओर होते रहता है, मतलब उसमें जल का प्रवाह रुकते रहता है। ये ऐसा कहना था ये तीनों वैज्ञानिकों का, क्योंकि इनको क्या करना था भाई, आलोचना। तो इन्होंने अपना तर्क दिया और इसी थ्योरी को फिर से क्या किया था कि कर्जमान जो नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि नॉन लिविंग जो सेल होते हैं वो भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था भाई आपका पहला थ्योरी। अब देखते हैं हम अपना दूसरा थ्योरी। हमारा दूसरा थ्योरी क्या कहता है, बोस पल्सलेशन, मतलब कि बोस का स्पंदनवाद। तो भाई भारत के जो प्रसिद्ध जो आपके भारतीय जैव भौतिकीविद थे, जिसका नाम है सर जे.सी. बोस, 1923 में इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको बोस पल्सलेशन कहा जाता है। सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट, बोस मतलब है साइंटिस्ट का नाम, पल्सलेशन मतलब स्पंदन होना। जैसे हमारा जो, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पल्स चेक करते हैं ना, तो उसमें आप देखे होंगे उसमें क्या होता है, कुछ अलग से ही महसूस होता है। तो उसी तरह बॉस ने भी इसी बात को एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनका ये कहना था कि जो प्लांट के जो कॉर्टेक्स वाले जो भाग होते हैं, उनके कॉर्टेक्स की जो भीतरी कोशिकाएं होती हैं, उनमें उनकी भीतरी कोशिकाओं में ही क्या होता है, आपका पल्सलेशन की क्रिया होती है। तो इस सिद्धांत को बताने के लिए भाई उन्होंने एक इलेक्ट्रिक प्रोब का फॉर्मेशन किया था, जिसके लिए क्या किया था, एक गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर को क्या किया था, एक डेस्मोडियम के प्लांट पर, मतलब एक प्लांट लिया था, उस प्लांट का नाम था डेस्मोडियम पर गैल्वेनोमीटर को रखा था। तो चलिए हम इसको समझते हैं हम किससे, डायग्राम से। देखिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है ये क्या है, एक प्लांट है डेस्मोडियम का, और डेस्मोडियम के कौन से वाले भाग पर, स्टेम वाले भाग पर। स्टेम वाले भाग पर जो है पूरा जो स्ट्रक्चर जो हो दिख रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोब।
यह जो होता है इलेक्ट्रिकल प्रोब जो होता है, इसमें पहला वाला जो भाग जो दिखाई दे रहा है नीडल, तो इसके नीडल को क्या कर दिया जाता है, स्टेम में अटैच कर दिया जाता है। और इसका जो दूसरा जो सिरा होता है जिसको क्या करते हैं, लिप से अटैच किया जाता है, और इसमें क्या लगा जाता है, गैल्वेनोमीटर, और इसको और किससे अरेंज कर दिया जाता है, आपका बैटरी से। अब जैसे जैसे क्या होता है, जल जो है ऊपर की ओर क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा तो जल जो है इस नीडल से क्या होगा, टकराएगा। तो टकराते हुए जाएगा, तो जैसे ही इसमें टकराएगा तो इसका जो गैल्वेनोमीटर है क्या करेगा, ऊपर की ओर अप एंड डाउन क्या होता है, ये मूवमेंट प्रदर्शित करेगा। मतलब इससे क्या समझ आ रहा है कि मतलब इसमें कौन सा हो रहा है, पल्सलेशन की क्रिया हो रही है। मतलब जिसके फलस्वरूप हमको किसके थ्रू पता चल रहा है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ठीक है, तो इस बात को सिद्ध किया था किसने, जेसी बोस जी ने कहा था। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जो जल जो है जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, जिसके कारण क्या होता था, उसमें पल्सलेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो भाई इस बात को भी, इसमें एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम है आपके, मॉलिस नामक साइंटिस्ट ने भी इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया। तो उन्होंने इस बात का क्या उन्होंने किया, समर्थन किया। और दूसरे जो इसकी समालोचना भी हुई, मतलब इसके क्रिटिसिज्म भी हुआ, तो किसने किया भाई, उनका नाम था क्या, मैकडूगल। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, अपना दूसरा थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। चलिए देखते हैं रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है। तो भाई रूट प्रेशर जो थ्योरी होता है, एक प्रकार से क्या होता है, रसारोहण की वह क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जैविक बल के साथ, मतलब एक जैविक बल के साथ साथ क्या होता है, एक भौतिक बल, फिजिकल फोर्स की भी आवश्यकता होती है। मतलब कि बोल सकते हो कि उसमें लिविंग से कोई रिलेशन नहीं होता, लिविंग तो होगा, साथ ही साथ क्या होगा, उसमें कोई भौतिक फिजिकल फोर्स की भी क्या होगी, आपकी आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक जो होते हैं इसे क्या करते हैं, अलग ही रखकर क्या होते हैं, इसका वर्णन करते हैं। और तो कुछ तो वैज्ञानिक जो होते हैं इसको क्या करते हैं, आपके फिजिकल थ्योरी के रूप में भी इसको क्या करते हैं, मानते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसको किस तरह से समझा जाता है। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि कोई, जैसे ये प्लांट है, प्लांट्स में निकलता है क्या, लीफ। ठीक है, लीफ, अगर कोई प्लांट है, इसके लीफ वाले भाग को अगर मैं, लीफ के जस्ट स्टेम वाले भाग को अगर मैं काट दूं, तो काटने के बाद मैं देखता हूं कि इस लीफ स्टेम वाले भाग से कुछ चिपचिपा द्रवनुमा लिक्विड पदार्थ निकलता है। आपने ऐसा देखा होगा। अगर आपने ऐसा देखा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने ऐसा जो है कौन से प्लांट में देखा है। तो क्या होता है भाई कि जो क्या होता है, उसमें से एक रस निकलता है जिससे क्या कहते हैं, जाइलम रस। तो जो जाइलम रस जो होता है बाहर क्या होता है, निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, आपका रस स्त्रावण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये रस स्त्रावण। तो इसी बात को जो है सर्वप्रथम किसने बताया था भाई, प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने। किसने बताया था, प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो उनका कहना क्या था कि जो रूट जो होता है, मतलब जो जड़ें जो होती हैं, उसके रूट सिस्टम में क्या होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण होता है। मतलब ये जो जड़ होता है ना, इस पर एक प्रेशर उत्पन्न होता है, मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जो जल जो होती हैं, जो जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जो जल होती है, जिसके कारण क्या होता है, वह जल जो है बाहर निकल जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रूट प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो इस रूट प्रेशर शब्द को जो है सर्वप्रथम भाई स्टीफन हेल्स नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम रूट प्रेशर शब्द का यूज़ किया था। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जो आपके स्टीफन हेल्स नामक जो साइंटिस्ट है, इन्हें फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, फादर ऑफ फिजियोलॉजी इसे कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर कोई भी प्लांट है, प्लांट्स के ऊपरी भागों से जो रस निकलेगा वो क्यों निकलेगा, क्योंकि रूट प्रेशर के कारण ही वहाँ से जल निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम भी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं कि ये इसमें प्रक्रिया किस तरह से होती है। चलिए देखते हैं कि हम मेज़रमेंट ऑफ रूट प्रेशर का कैसे करते हैं। तो देखते हैं, तो भाई इसको एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, देखते हैं मैनोमीटर के द्वारा हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पॉट होता है, गमला होता है, उसमें लगे हुए जो प्लांट होते हैं उसको लेते हैं, और लेने के फलस्वरूप उस भाग को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और काटने के फलस्वरूप क्या करते हैं कि इसको, जो कांच की जो नली होती है उसको और स्टेम को, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और उसको रबर की सहायता से क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। और इस पूरे वाले भाग को क्या कर दिया जाता है, वाटर से भर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जल आसानी से दिखता है। और इस वाले भाग पर क्या होता है, मरकरी होता है।
ठीक है, क्या होता है यहाँ पे मरकरी मतलब कि पारा होता है, और इसको क्या कर दिया जाता है, स्ट्रेन में अटैच कर दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, कुछ समय के बाद देखेंगे इससे क्या निकलेगा, जल। सीधी सी बात है, हमको पता है कि यहाँ से रूट प्रेशर के कारण जाइलम रस निकलेगा। जो जब जाइलम रस जब निकलेगा तो जिसके फलस्वरूप हम देखेंगे कि इसका जो कांच की जो नली है उसमें का जल का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, जो हमको पता है कहाँ तक था, हमने पता है एक निशान लगा देते हैं, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जल का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, वह बढ़ जाता है। तो जिससे कि यह सिद्ध होता है भाई कि जो जल कहाँ से प्राप्त हुआ, ये रूट प्रेशर थ्योरी के द्वारा ही क्या होता है, यहाँ पे जल प्राप्त होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात का भी क्या किया, विरोध किया। उनका ये कहना था भाई कि कई ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं जो 400 फीट तक होते हैं, तो उन वाले फील्डों पर क्या होता है, उन ऐसे प्लांटों पर क्या होता है कि ऐसे प्लांट रूट प्रेशर के द्वारा जल पहुंचाया नहीं जा सकता है। और यह प्लांट के सभी भागों में नहीं पाया जाएगा, मतलब सभी भागों मतलब सभी प्रजातियों में नहीं पाया जाएगा, कुछ ही प्रजातियों में ही क्या होता है, रूट प्रेशर थ्योरी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हम अपना अगला थ्योरी, जिसका नाम है क्या, फिजिकल थ्योरी। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, फिजिकल थ्योरी के बारे में। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, फिजिकल मतलब कि भौतिकवाद। इस थ्योरी के अंतर्गत क्या होगा कि किसी भी प्रकार के जीवित जो कोशिकाएं होती हैं वह इस रसारोहण की क्रिया में भाग नहीं लेगी। मतलब कि क्या होगा कि इसके अंतर्गत सिर्फ जो होंगे आपके जो नॉन लिविंग होंगे वही जो होंगे इसमें क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ट्रैकेट्स वेसल्स ये जो होते हैं ना, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण ही क्या करेंगे, जल को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। तो अब इसके अंतर्गत भी समझाने के लिए कुछ थ्योरीज दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका कैपिलरी फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत को किसने दिया था भाई, बोहम नामक साइंटिस्ट ने दिया था। आप देखेंगे कैपिलरीज बोला जा रहा है, कैपिलरीज मतलब होता है एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी पतली सी नली होती है जिस पे फोर्स होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जल जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये ऐसा कहना किसका था, बोहम का। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो जाइलम की जो वेसल्स जो होती है ना, वह किसके समान काम करती है, वह कैपिलरी ट्यूब के समान कार्य करती है। देखिए जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मान के चलो एक वाटर है टैंक है, और ये क्या है आपका कैपिलरी ट्यूब है। तो कैपिलरी ट्यूब है तो क्या हो रहा है कि इसमें जैसे ही हम कैपिलरी ट्यूब को किसमें, वाटर पे रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक कैपिलरी ट्यूब की सहायता से जल जो है ऊपर की ओर चल जाता है। तो ऐसा ही किसका थ्योरी था, आपका बोहम ने। उनका कहना था कि जो जाइलम की जो वेसल्स जो होती है ना, वो कैपिलरी ट्यूब के समान कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जैसे उसमें क्या बोलते हैं आपके कैपिलरी ट्यूब जो होता है ना, जड़ से जल को एब्जॉर्ब करके पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस मत को पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला। प्रॉब्लम ये था कि भाई बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उसमें इस तरह से जो जाइलम होते हैं उसमें वेसल्स जो होते हैं उनमें कैपिलरी के समान उनका डायमीटर इतना कम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या थे, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस मत का क्या किया, विरोध किया। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम क्या, एम्बिशन थ्योरी, मतलब कि बोलते हैं अंतःचूषणवाद। इस थ्योरी को जो है भाई आपके जो यूंगर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, और इस थ्योरी का जो है समर्थन किसने किया था, सैच नामक साइंटिस्ट ने किया था। अंतःचूषण मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को अंदर की ओर चूसना क्या कहलाता है, अंतःचूषण कहलाता है। जैसे अगर हम चने को जल में भिगो कर रखें तो जल अंदर की ओर आ जाता है, तो वही क्या होता है, अंतःचूषण। तो वैज्ञानिकों का कहना था कि जो आपके वेसल्स जो होते हैं ना, वह रसारोहण की क्रिया कैसे करते हैं, जो रस जो होते हैं वो रस को क्या करते हैं, अंतःचूषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं, जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वाले भी मत को मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम लोग क्या, जेमिन्स चेन थ्योरी। जेमिन्स चेन थ्योरी जो थे, इसको साइंटिस्ट किसने दिया था, जेमिन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और उनका ये कहना था कि जो जाइलम की जो वेसल्स होती हैं, ये जाइलम की जो वेसल्स होती है, इसमें क्या हो जाता है, कॉलम बन जाता है। क्या बन जाता है, इसमें एक कॉलम बन जाता है, एक कंटिन्यूस कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो इस कंटिन्यूस कॉलम में क्या होता है, कंटिन्यूस कॉलम बनने के फलस्वरूप मतलब ये जड़ हुआ, ये नीचे वाला भाग आप देख पाएंगे, इसमें क्या हुआ, ये जड़ हुआ, और ये वाला पत्ती वाला भाग हो गया, मतलब कि इसके बीच एक क्या कंटिन्यूस कॉलम बन गया। तो इसी कॉलम के में एयर और वाटर दोनों क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो वाटर को कौन, एयर जो है ऊपर की ओर ले जाता था, तो जिससे कि एक चेन का क्या होता था, फॉर्मेशन होता था।
इसका क्या होता था कि ओनली जो है यूनी डायरेक्शन ही को फ्लो कर पाया, ऊपर से नीचे की ओर को शो ऑफ नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये थ्योरी भी हम देख सकते हैं, इस थ्योरी को भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। चलिए अब हम देखेंगे भाई चौथा और लास्ट पॉइंट, जल का ससंजन एवं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, मतलब कोहेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखेंगे। इस थ्योरी से आपके जो है शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम पे भी देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन जो है इसी पर्पज़ से बनता है। तो इस थ्योरी को किसने दिया था? डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में दिया था। आप ध्यान देंगे इसी पोर्शन से क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में आता है मोस्टली डिक्सन एंड जॉली थ्योरी। तो आपको अब मैं जितने भी थ्योरी बताऊँगा आप उन थ्योरी को सभी को शो ऑफ करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें पहला थ्योरी क्या है, कोहेसिव फोर्स थ्योरी, मतलब ससंजन बल। तो भाई अब पहला क्वेश्चन होता है ससंजन बल क्या होता है? जो जल के जो अणु होते हैं, जो जल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे H2O, इनके जो जल के जो अणुओं के मध्य एक सशक्त क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। जल के अणुओं के मध्य एक खिंचाव उत्पन्न होता है, तो इस खिंचाव को क्या कहा जाता है? कोहेशन कहा जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो जल के जो अणु होते हैं ना, वह सरलता से क्या नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम जल को किसी भी क्या करते हैं, किसी भी बर्तन में अगर रख देते हैं तो उसमें बर्तन में रखने के कारण क्या होता है, उसका जो जल का जो कॉलम जो है वो टूटता नहीं है। तो वैसे ही क्या होता है कि जो प्लांट में जो होता है, प्लांट में भी क्या होता है, एक जाइलम वाल होता है। क्या होता है? जाइलम वाल होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कॉलम टूटने नहीं पाता है। मतलब कि कह सकते हो कि इसमें एक ये जड़ हुआ और ये वाला भाग हो गया, तो यहाँ जड़ से लेकर जाइलम तक, जाइलम तक बोल रहा हूँ, जड़ से लेके पौधों के अन्य भागों तक, मतलब कि यहाँ पे पत्ती वाला भाग को लेते हैं, ब्रांचिंग वाला, तो यहाँ तक क्या होता है, एक कंटिन्यूअस क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। तो कंटिन्यूअस कॉलम बन जाता है, जिसके कारण क्या है, इस जो कॉलम जो है आपस में टूट नहीं पाता है, मतलब इसमें ब्रेक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोहेसिव फोर्स काम करता है। और फिर कोहेसिव फोर्स होने के कारण क्या होता है, जल जो है ऊपर की ओर कैपिलरी एक्शन के फलस्वरूप जो है जल जो है ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, ट्रांसपायरेशन पुल और टेंशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव अथवा तनाव। इस थ्योरी को भाई डिक्सन एंड जॉली ने दिया था और उन्होंने बताया कि इस मत के अनुसार क्या बताया भाई उन्होंने, इस मत के अनुसार उन्होंने बताया, जैसे कि आप देख रहे हो ये जड़ है, ये स्टेम है, ये लीफ है, तो ये जड़ से लेके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जड़ से लेके पत्ती वाले भाग तक, तो ये जड़ से लेके क्या होता है, पत्ती वाले भाग तक, ये जो भाग, जो पत्ती वाला जो भाग है, पत्ती वाले भाग में, मतलब पत्ती का कौन सा भाग, मेसोफिल, जो मेसोफिल वाला जो कोशिका होता है उसमें लगातार क्या होता है, वहाँ से वाष्पोत्सर्जन होते रहता है। ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है। तो अब यहाँ से लगातार क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। अब वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, लगातार इसमें से क्या होगा, जल निकलेगा। तो जब जल निकलेगा तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो मेसोफिल की जो कोशिकाओं के कारण क्या होगा, जो बंडल जो शीत होती है, जो लीफ बंडल होती है, वह जल को अवशोषित कर लेती है, जिसके फलस्वरूप क्या है, इसमें लगातार होते रहता है। कहने का मतलब ये है कि लीफ में लगातार वाष्पोत्सर्जन होगा, जिससे कि जल बाहर क्यों निकलेगा। अब क्या होगा कि भाई अब उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जल की। अब जल का जो अवशोषण जो है कौन कर रहा है यहाँ पे, आपका कॉर्टेक्स मतलब आपका रूट वाला भाग। तो अब जो है लगातार तेज़ी से क्या, रूट जो है क्या करेगा, जल का एब्जॉर्ब करेगा। तो कहने का मतलब है कि लगातार तेज़ी से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो पूरा प्रेशर अब किस पर पड़ेगा, रूट पर। क्यों? क्योंकि इसको लगातार क्या करना पड़ेगा, जल का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इस मेसोफिल और इस रूट के मध्य में क्या हो जाता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है। क्यों खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन के कारण उसमें, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है। तो इस वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपायरेशन पूल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन पूल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्रांसपायरेशन पूल के कारण ही जो जल जो है क्या होता है, वह ऊपर तक पहुंचता है, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है।
अब इस सिद्धांत को जब भाई डिक्सन एंड जॉली ने दिया तो सीधी सी बात है इसके कोई ना कोई अगेंस्ट में बोला होगा। तो इसको बोलने वाले जो साइंटिस्ट थे उस साइंटिस्ट का नाम था क्या, कोपलैंड। कोपलैंड नामक जो साइंटिस्ट ने बताया कि दिन एवं रात्रि के समय तापमान में क्या होता है, अंतर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनके जो वेसल्स का जो डायमीटर क्या हो जाता है अधिक होने के कारण कभी कभी उस कॉलम पे क्या हो जाता है, सॉइल से क्या हो जाता है, गैस का बुलबुला इंटर कर जाता है। कहाँ पे, वो कॉलम पे, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, बुलबुला इंटर करता है, जिसके कारण क्या होता है, इन परिस्थितियों में रसारोहण क्या हो, किस प्रकार से होगा, यह मतलब ये बोल सकते हैं कि उसमें रसारोहण अच्छे से नहीं हो पाता है, मतलब वो प्रभावित कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें वायु का बुलबुला इंटर करने के फलस्वरूप वह कंटिन्यूअस रसारोहण की क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा, एसेंट ऑफ शेप, रसारोहण। आई होप कि आपको यह वीडियो देखकर आपको यह जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अभी तक हमारे आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जो न्यू वीडियो आएँ उन्हें आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।